हेलो दोस्तों, मैं हूं अमरदीप सिंह। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी नॉलेज में। दोस्तों, जो आपके सहकारिता का पेपर 29 अक्टूबर को होने वाला है एपेक्स बैंक का, उसी से रिलेटेड हम एमसीक्यू कर रहे थे। हमने पिछली क्लास में भी सहकारिता से संबंधित 25 प्रश्न का सॉल्यूशन देखा था। आज की क्लास में भी हम सहकारिता से रिलेटेड 25 क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। और अगर मैं आपको इतना बोल सकता हूं कि अगर आप सहकारिता की जितने भी एमसीक्यू मैंने अभी तक आपको कराया है, अगर आप उतनी चीजें पेपर में करके जा रहे हो, आप सहकारिता अधिनियम बहुत अच्छे तरीके से आप बना सकते हो। ठीक है, तो आज की क्लास में भी महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन को हम करने वाले हैं विथ एक्सप्लेनेशन। डिटेल में जो भी एक्सप्लेन होगा उसको मैं आपको करूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिलेगी, पिन कमेंट में। आप उसको क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल में भी जुड़ सकते हो। उसमें अलग अलग आपको पीडीएफ जो भी क्वेश्चन करेंगे वो भी मिल जाएंगे। साथ ही साथ आपको जो करंट से रिलेटेड जो भी चीजें हैं सब वहां पर मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी से स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन यहां पर देखते हैं। आप भी साथ साथ इसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में आप दे सकते हैं और आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं वो भी बताइएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। रजिस्ट्रार किसी सोसाइटी को रजिस्ट्रीकृत नहीं करेगा यदि, यानी अगर रजिस्ट्रार किसी भी सोसाइटी को पंजीकृत यानी रजिस्ट्रीकृत नहीं करेगा कब। पहला लिखा है रजिस्ट्रार की राय में सोसाइटी के आर्थिक दृष्टि से कमजोर हो जाने की संभावना है। सेकंड, रजिस्ट्रार की राय में यह संभावना है कि उसकी किसी अन्य सोसाइटी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। देखिए, जब किसी भी सोसाइटी का पंजीकरण होता है तो रजिस्ट्रार ये देखता है कि ये ऐसे तो नहीं कि ये पंजीकरण के बाद ये सोसाइटी कुछ दिन बाद आर्थिक रूप से कमजोर हो जाएगी, डूबने की स्थिति में आ जाएगी। या ये भी रजिस्ट्रार देखता है कि जब जिस क्षेत्र में इस सोसाइटी का पंजीकरण किया जा रहा है, जिस क्षेत्र के काम के लिए, वहां पर सेम टाइप का काम कोई अन्य सोसाइटी कर रही है, तो अगर ये सोसाइटी वहां पर बन जाती है तो दूसरी सोसाइटी आर्थिक दृष्टि से कमजोर होने लग जाएगी, क्योंकि उसका प्रभाव ये सोसाइटी नहीं बनने से दोनों के मध्य कंपटीशन आएगा, यानी नई सोसाइटी का प्रभाव उस पुरानी सोसाइटी में पड़ेगा। तो अगर कोई नई सोसाइटी का प्रभाव पुरानी सोसाइटी में पड़ सकता है तो रजिस्ट्रार ऐसी सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण से मना कर सकता है। तो यहां पर वही बोल रहा है, रजिस्ट्रार किसी सोसाइटी को रजिस्ट्रीकृत नहीं करेगा कब। पहला, रजिस्ट्रार की राय में सोसाइटी के आर्थिक दृष्टि से कमजोर हो जाने की संभावना है, बिल्कुल सही है। सेकंड, रजिस्ट्रार की राय में यह संभावना है कि उसका किसी अन्य सोसाइटी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, यह भी सही है। दोनों ही सही है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही है। क्लियर, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहां पर अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। यानी आपको यहां पर गलत कथन की पहचान करना और आपको बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। अगर कभी भी पेपर में आपको सही नहीं है ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो सबसे पहले आपका पेपर में काम है कि वो क्या पूछ रहे, सही है कि नहीं है। तो उसके नीचे अंडरलाइन कर ले ताकि आपको क्लियर है कि सही बताना है कि सही नहीं, गलत वाला आपको बताना है। तो नहीं तो बहुत से बच्चों का ऐसे पेपर में गलती हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर आपको गलत ऑप्शन को चूज करने की कौन सा गलत है। देखिए, जिस भी सोसाइटी का पंजीकरण किया जाएगा उसके पंजीकरण की तारीख से 45 दिन के भीतर रजिस्ट्रार रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र जारी करेगा। तो 45 दिन के भीतर प्रमाण पत्र जारी नहीं होता, 60 दिन के भीतर प्रमाण पत्र जारी होता है, इसलिए पहला वाला गलत है। सेकंड में लिखा उसकी तारीख से 60 दिन के भीतर रजिस्ट्रार रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र जारी करेगा, ये सही कथन है। ये गलत कथन है, ये सही कथन है। अगला देख लेते हैं। यहां पर अगला तीसरा पॉइंट है, यहां पर जब किसी सोसाइटी को पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त होता है वह सोसाइटी उसी दिन से अपना कारोबार प्रारंभ करेगी, यानी जिस दिन उसको पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी होगा तब से ही वो सोसाइटी काम कर सकती है, बिल्कुल सही है। चौथा, जिस तारीख को रजिस्ट्रीकरण किसी सोसाइटी को पंजीकृत करता है वह सोसाइटी उसी दिन से अपना कार्य प्रारंभ करती, गलत है। जिस दिन उसको रजिस्ट्रार प्रमाण पत्र जारी करेगा वो उसी दिन से काम चालू कर सकते हैं। तो यहां पर आपको देखिए तीसरा सही है, चौथा गलत है। और हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, कौन सा सही नहीं है। तो चौथा तो सही नहीं है, और कौन सा सही नहीं है। तो अगर हम ऊपर देखें तो कौन सा इनमें से कौन सा सही नहीं था, पहला सही नहीं था। तो पहला और चौथा ऑप्शन सही नहीं है, दूसरा और तीसरा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन में पूछे क्या सही नहीं है, तो पहला सही नहीं है और चौथा सही नहीं है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, 1 और 4। क्लियर है, क्योंकि गलत पूछा है तो गलत कौन सा है, 1 और 4 गलत है।
आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहां पर, परिणामी सोसाइटी का गठन निम्न में से किस तरीके से किया जा सकता है। परिणामी सोसाइटी क्या होता है? देखिए, जब किसी सोसाइटी का पुनर्गठन किया जाता है तो जिस सोसाइटी का पुनर्गठन किया जाता है उसको प्रभावित सोसाइटी बोलते हैं, और पुनर्गठन के बाद जो नई सोसाइटी बनती है उसको परिणामी सोसाइटी बोलते हैं। फिर से बोल रहा हूं, जब किसी सोसाइटी का पुनर्गठन किया जाता है तो जिस सोसाइटी का पुनर्गठन होता रहता है उसको प्रभावित सोसाइटी बोलते हैं, और पुनर्गठन के बाद जो नई सोसाइटी बनती है उसको परिणामी सोसाइटी बोलते हैं। तो परिणामी सोसाइटी के गठन के विषय में क्या पूछा है? परिणामी सोसाइटी का गठन निम्न में से किस तरीके से किया जा सकता है। पहला, स्वयं को किसी अन्य सोसाइटी के साथ समामेलित करके, बिल्कुल सही है। जब एक सोसाइटी किसी दूसरी सोसाइटी में मिल जाती है तो ऐसे परिणामी सोसाइटी बन सकती है। सेकंड, अपनी आस्तियों तथा दायित्वों को किसी अन्य सोसाइटी को पूर्णता या अंशतः अंतरित करके, बिल्कुल सही है। किसी सोसाइटी के शेयर को किसी दूसरी सोसाइटी को दे देना, या थोड़ा सा अपने पास रखना, थोड़ा सा दूसरी सोसाइटी को दे देना। तीसरा, स्वयं को दो या अधिक सोसाइटियों में विभाजित करके, बिल्कुल सही है। एक सोसाइटी वो अपने आप को दो भागों में विभाजित कर सकती है, उससे ज्यादा भी भागों में भी विभाजित कर सकती है। चौथा, स्वयं को किसी ऐसे वर्ग की सोसाइटी के जिसका उद्देश्य सोसाइटी को उस वर्ग से पूर्णता भिन्न हो जिसके अधीन उसका वर्गीकरण इस अधिनियम के अधीन किया गया हो, रूप में समवर्ग परिवर्तित करके। गलत है। देखिए, अगर किसी सोसाइटी को यहां पर उसके रूप में परिवर्तन करना है तो सबसे पहले यह देखा जाएगा कि उस सोसाइटी का उद्देश्य क्या था। अगर वो सोसाइटी कृषि कार्य करने के लिए बनी है तो वो कृषि कार्य के अधीन ही काम करेगी। बस हो सकता है कि वो पहले कृषि के अंतर्गत फसल काटने का काम करती हो, अब वो कृषि के अंतर्गत उस फसल को बेचने का काम करी हो, लेकिन वो कृषि के अंतर्गत ही काम कर सकती है। उसका उद्देश्य जो है कृषि वाला वो चेंज नहीं हो सकता। कृषि के अंतर्गत उसका जो अलग अलग स्वरूप होता है वो चेंज हो सकता है। यानी मान लेते वो कृषि के अंतर्गत पहले मशीन के विक्रय करने का काम करते थे या मशीन को किराए में देने का काम करते थे, तो उसका उद्देश्य कृषि उपकरण को किराए में देना था। अब उसी के उद्देश्य कृषि ही रहते हुए उसके काम को परिवर्तित कर सकते हैं। पहले वो हो सकता था कृषि उपकरण को किराए में देते थे, कृषि उपकरण को बंद करके वो कृषि मोटर सोलर पंप को किराए में देना चालू कर दे, तो उसका काम तो अभी भी कृषि ही है, बस उसके स्वरूप में परिवर्तन हो गया है। तो यहां पर क्या बोल रहा है? स्वयं को किसी ऐसे वर्ग की सोसाइटी के जिसका उद्देश्य सोसाइटी के उस वर्ग से पूर्णता भिन्न हो। पूर्णता भिन्न नहीं होना चाहिए, उसका उद्देश्य वही होना चाहिए। पूर्णता भिन्न ना हो, ना हो का मतलब उसका उद्देश्य वही होना चाहिए, केवल उसके उस उद्देश्य में स्वरूप को चेंज किया जा सकता है, ना कि सोसाइटी के उद्देश्य को चेंज किया जा सकता है। इसी के लिए फोर्थ पॉइंट गलत है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 1, 2 और 3। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्लियर? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है यहां पर, कोई भी सोसाइटी किसी निजी उपक्रम के साथ निम्न में से किन विषयों पर सहयोग कर सकती है। यानी कोई भी सोसाइटी किसी निजी उपक्रम यानी प्राइवेट कंपनी के साथ किन मुद्दों पर सहयोग कर सकती है। औद्योगिक विनिधान यानी इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कर सकती है, बिल्कुल सही है। वित्तीय सहायता या विपणन, कोई सहकारी सोसाइटी वित्तीय सहायता या मार्केटिंग उपलब्ध करा सकती है किसी निजी उपक्रम को, यह भी सही है। तीसरा है प्रबंधन यानी मैनेजमेंट, मैनेजमेंट भी कर सकती है कोई सोसाइटी किसी निजी उपक्रम के साथ सहयोग करके उसके मैनेजमेंट को सुधार सकती है। फोर्थ है उत्पादन, तो उत्पादन में सहयोग नहीं किया जा सकता, तो चौथा पॉइंट गलत है। 1, 2, 3 बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी इसका भी करेक्ट आंसर होगा, 1, 2, 3। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहां पर। अगला क्वेश्चन है, कोई सहकारी सोसाइटी किसी भी सरकार के उपक्रम को सहयोग कर सकेगी। यानी कोई भी सहकारी सोसाइटी किसी सरकार के उपक्रम को सहयोग कर सकेगी। पहला, सहकारी सोसाइटी के साधारण सम्मेलन में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा, बिल्कुल सही है। अगर वो सहकारी सोसाइटी अपने साधारण सम्मेलन में उपस्थित और मत देने वालों के बहुमत से प्रस्ताव पारित कर देते हैं तो ऐसी स्थिति में वो सहकारी सोसाइटी सरकारी उपक्रम या सरकार का सहयोग कर सकती है। पहला पॉइंट बिल्कुल सही है। दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट लिखा है राज्य सरकार की लिखित पूर्वानुमति से, बिल्कुल सही है। जब तक राज्य सरकार उसको सहयोग करने की परमिशन नहीं देगी, अपने खुद का सहयोग, यानी अगर राज्य सरकार चाहती तो सहकारी सोसाइटी से खुद लिखित बोलेगी कि हमको आपका सहयोग चाहिए, तभी वो सहकारी सोसाइटी सहयोग कर सकती है। तो सरकार की लिखित पूर्वानुमति से और साथ साथ सोसाइटी के साधारण सम्मेलन में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से
ऐसा किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही है। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 17 के अधीन किसी ऐसे समझौते या ठहराव को जिसकी पुष्टि रजिस्ट्रार द्वारा कर दी गई है, निम्न में से किस न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। तो अगर किसी भी समझौते या ठहराव की पुष्टि रजिस्ट्रार के द्वारा की कर दी जाती है तो इसका कौन से न्यायालय में केस नहीं चल सकता, तो आंसर है सिविल न्यायालय। यानी सिविल न्यायालय में उस पर कोई भी आगे कार्रवाई नहीं हो सकती। तो 20 का करेक्ट आंसर है सिविल न्यायालय। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, किसी भी सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण को समाप्त करने की शक्ति निम्न में से किस श्रेणी के अधिकारी के पास है। यानी सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण की समाप्ति कौन से श्रेणी का व्यक्ति कर सकता है। संयुक्त रजिस्ट्रार की श्रेणी से अनिम्न पद श्रेणी का अधिकारी, उप रजिस्ट्रार की श्रेणी से अनिम्न पद श्रेणी का अधिकारी, सहायक रजिस्ट्रार की श्रेणी से अनिम्न पद श्रेणी का अधिकारी या उपरोक्त सभी। तो याद रखिएगा, किसी भी सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण को समाप्त करने की पावर संयुक्त रजिस्ट्रार की श्रेणी से अनिम्न पद श्रेणी के अधिकारी को होता है, इससे नीचे के अधिकारी को नहीं होता। यानी किसको किसको होगा, रजिस्ट्रार को होगा, अपर रजिस्ट्रार को होगा, संयुक्त रजिस्ट्रार को होगा। इसके नीचे उप रजिस्ट्रार और सहायक रजिस्ट्रार होते हैं, उनको कोई भी पावर नहीं होगी। तो इसका आंसर है ए, संयुक्त रजिस्ट्रार की श्रेणी से अनिम्न पद श्रेणी का व्यक्ति। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 है, मुद्रास्फीति के कारण किसी व्यवसाय में कार्यशील पूंजी की आवश्यकता यानी वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता। तो आप खुद सोचिए, अगर मुद्रास्फीति आती है यानी इन्फ्लेशन आता है, यानी लोगों के पास पैसे बहुत ज्यादा मात्रा में उपलब्ध होगा। तो जब लोगों के पास पैसे बहुत ज्यादा मात्रा में उपलब्ध होता है तो लोग ज्यादा से ज्यादा खरीदी करेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा खरीदी करेंगे तो ऐसी स्थिति में किसी भी उद्योग या व्यापारी को अपनी कार्यशील पूंजी को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि उसको ज्यादा से ज्यादा स्टॉक लाना पड़ेगा, क्योंकि जितनी डिमांड होगी उसको उतना ज्यादा स्टॉक रखना पड़ेगा, तभी तो वो लाभ कमा पाएगा। तो सीधी सी बात, अगर मुद्रास्फीति होती तो ऐसी स्थिति में जो आपकी कार्यशील पूंजी की आवश्यकता जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, यानी कार्यशील पूंजी की आवश्यकता बढ़ जाएगी, क्योंकि मुद्रास्फीति होगी तो ज्यादा स्टॉक रखना पड़ेगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। अधिकृत पूंजी का वह भाग जो वास्तव में जनता से अभिदान हेतु जारी किया जाता है वो क्या कहलाता है। तो अधिकृत पूंजी का वह भाग जो जनता के लिए खोला जाता है कि जनता उसमें पैसा लगा सकती है, उसको बोलते हैं निर्गमित पूंजी। यानी इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, निर्गमित पूंजी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, सहकारी भूमि बंधक बैंक निम्न में से किस तरह की सोसाइटी के अंतर्गत आता है। सहकारी सोसाइटी, सहकारी प्रत्यय सोसाइटी, प्राथमिक कृषि प्रत्यय सोसाइटी या बहुराज्य सहकारी सोसाइटी। तो याद रखेंगे, जो सहकारी भूमि बंधक बैंक है वो सहकारी प्रत्यय सोसाइटी के अंतर्गत आता है। प्रत्यय का मतलब क्या होता है, प्रत्यय का मतलब होता है ऋण। तो सहकारी भूमि बंधक बैंक सहकारी प्रत्यय सोसाइटी के अंतर्गत आता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 की किस धारा के अंतर्गत किसी सहकारी बैंक को अनुज्ञापन यानी लाइसेंस दिया जाता है। तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 की धारा 22 के अंतर्गत किसी भी सहकारी बैंक को क्या दिया जाता है, लाइसेंस दिया जाता है व्यापार करने के लिए, काम करने के लिए। तो आंसर होगा ऑप्शन सी, धारा 22। आगे देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन है यहां पर, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट की किस धारा के तहत नाबार्ड को राज्य सहकारी बैंक, केंद्रीय सहकारी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के निरीक्षण करने का अधिकार प्राप्त है। तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट की धारा 35 के तहत आपके जो नाबार्ड है उसको राज्य सहकारी बैंक, जिला सहकारी बैंक यानी केंद्रीय सहकारी बैंक और साथ ही साथ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के निरीक्षण करने की पावर होती है। आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, धारा 35। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहां पर, नाबार्ड द्वारा स्थापित आदिवासी विकास निधि का तहत राज्य में कितनी बाड़ी परियोजना को स्वीकृत किया गया है। तो नाबार्ड के द्वारा जो आदिवासी विकास निधि दिया जा रहा है उसके अंतर्गत राज्य की 88 बाड़ी योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है। ऑप्शन बी 88 इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नाबार्ड के द्वारा डुबान भूमि के किस जिले में जलवायु अनुकूलन हेतु एकीकृत कार्य नीति को बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है। तो डुबान क्षेत्र का है जहां जहां से महानदी के आसपास का क्षेत्र, जैसे बलौदा बाजार, धमतरी, महासमुंद, ये डुबान क्षेत्र है। डुबान क्षेत्र यानी यहाँ पे महानदी में जब बाढ़ आएगी तो ये डूब जाते हैं। तो इनमें से कौन शामिल नहीं है एकीकृत कार्य नीति में, जांजगीर चांपा शामिल नहीं है, बाकी ये तीनों शामिल है, केवल जांजगीर चांपा इसमें है जो डुबान भूमि में नहीं आता। अगला क्वेश्चन है,
प्रधानमंत्री सुरक्षा निधि योजना के तहत लाभार्थी की आयु कितनी होनी चाहिए? तो प्रधानमंत्री सुरक्षा निधि के तहत जो लाभार्थी की आयु है वो आपकी 18 से 70 वर्ष तक की हो सकती है। यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर अगर मैं यहां पर देखूं तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन डी। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री सुरक्षा निधि योजना के तहत लाभार्थी की आयु 18 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है? छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिकरण में निम्न में से किस न्यायालय की शक्ति प्राप्त है? यानी छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिकरण को किस न्यायालय की शक्ति प्राप्त होती है? तो इसको सिविल न्यायालय की शक्ति प्राप्त होती है। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिकरण को सिविल न्यायालय की शक्ति प्राप्त होगी, यानी वो जांच करवा सकता है, जो भी गवाही देने आएगा उसको शपथ पत्र में गवाही ले सकते हैं। तो ये सब सिविल न्यायालय की शक्ति होती है, वही शक्ति छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिकरण को भी प्राप्त है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 है, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम के विभिन्न अध्याय और उसके प्रावधान में कौन सा सम्मिलित नहीं है? यानी इनमें आपको बताना है जो अध्याय का नाम लिखा है और उसके प्रावधान लिखा है, कौन सा सम्मिलित नहीं है। अध्याय 3 सदस्य उनके अधिकार तथा विशेषाधिकार सम्मिलित है। अध्याय 5 सोसाइटी का प्रबंधन सम्मिलित है। अध्याय 7 सम परीक्षा जांच निरीक्षण और पर्यवेक्षण, ये आपका सम्मिलित नहीं है। सम परीक्षा जांच निरीक्षण और पर्यवेक्षण अध्याय 6 में आता है, याद रखेंगे, ये अध्याय 6 में आता है। अध्याय 7 में अपील आता है, तो ये सम्मिलित नहीं है। अध्याय 8 समापन बिल्कुल सम्मिलित है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा कि ये सम्मिलित नहीं, क्योंकि पूछे क्या सम्मिलित नहीं है, तो ऑप्शन सी सम्मिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहां पर। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिकरण का सदस्य ऐसे अशासकीय अधिकारी को बनाया जा सकता है जो ऐसा अधिवक्ता है जिसे, यानी छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिकरण का सदस्य जो है ऐसे अशासकीय अधिकारी को बनाया जा सकता है जिस जो अधिवक्ता है जिसे सहकारी आंदोलन के क्षेत्र में कम से कम 5 वर्ष का अनुभव हो, कम से कम 10 वर्ष का अनुभव, 15 वर्ष का या 20 वर्ष का। तो इसका आंसर होगा सहकारी आंदोलन के क्षेत्र में उसको कम से कम 15 वर्ष का अनुभव हो, ऐसे ही अशासकीय अधिकारी को छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिकरण का सदस्य बनाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, ऐसा व्यक्ति जिसे सहकारी सोसाइटी के बोर्ड के निलंबन अथवा अधिक्रमण के अधीन रखे जाने की कालावधि के दौरान सहकारी सोसाइटी के क्रियाकलापों का प्रबंधन करने के लिए रजिस्ट्रार के द्वारा नियुक्त किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? यानी ऐसा व्यक्ति जो सोसाइटी के बोर्ड का जब निलंबन हो जाता है या उसका अधिक्रमण यानी उसको खत्म कर देते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो रजिस्ट्रार के द्वारा नियुक्त व्यक्ति होता है जो बोर्ड के सभी कामों को देखेगा, उसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं प्रशासक, यानी एडमिनिस्ट्रेटर। यानी बी इसका करेक्ट आंसर होगा। रिटर्निंग ऑफिसर तो चुनाव के समय आता है, परिसमापक जो सोसाइटी का परिसमापन किया जा रहा होगा तब आएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, परिसमापक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है, राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग के संबंध में कौन सा कथन सही है? राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग के संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम की धारा 50 ख के अधीन राज्यपाल के द्वारा इसका गठन किया जाता है, यानी राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग का गठन राज्यपाल करता है क्या? गलत है। कौन करता है? राज्य सरकार करती। कौन सी धारा के तहत? धारा 50 ख के तहत छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग का गठन आपके धारा 50 ख, जो छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम की धारा 50 ख के अधीन राज्य सरकार करती है, ना कि राज्यपाल। राज्यपाल नहीं करता, राज्य सरकार करती है। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 जेड का में इसका उल्लेख किया गया, बिल्कुल सही है। राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 जेड के अधीन किया गया है। तीसरा है, सहकारी सोसाइटी के सभी निर्वाचन का संचालन करना इसका कार्य है, बिल्कुल सही है। सहकारी सोसाइटी के जो भी निर्वाचन होता है उसका संचालन यही करता है। तो 2, 3 सही है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, 2 और 3। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है, क्वेश्चन नंबर 41 है, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम की, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम की धारा 4 के तहत कोई ऐसी सहकारी सोसाइटी को रजिस्ट्रीकृत किया जा सकेगा जिसका उद्देश्य अपने सदस्यों के सामाजिक हित को बढ़ावा देना है,
जो किसी ऐसी सोसाइटी की संक्रियाओं को सुकर बनाने यानी सुलभ बनाने के उद्देश्य से स्थापित की गई है। तो कोई भी सहकारी सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण रजिस्ट्रार तभी करेगा जब उसका उद्देश्य अपने सदस्यों के सामाजिक हित को बढ़ावा देना है। क्या नहीं, सामाजिक हित नहीं, उसके आर्थिक हित को बढ़ावा देना है। याद रखना, किसके हित को? आर्थिक हित को बढ़ावा देना जिसका उद्देश्य है, उसकी रजिस्ट्रीकरण किया जाएगा। तो पहला गलत है। दूसरा, जो किसी ऐसी सोसाइटी की संक्रियाओं को सुकर बनाने के उद्देश्य से स्थापित की गई है, बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल 2। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम की धारा 5 के तहत राज्य सरकार आदेश द्वारा अन्यथा निर्देशित ना करे किसी सोसाइटी का जिसकी सदस्य कोई अन्य सोसाइटी हो, उसका दायित्व क्या होगा? परिसीमित, अपरिसीमित, परिसीमित या अपरिसीमित या इनमें से कोई नहीं। तो जब तक राज्य सरकार आदेश द्वारा घोषित ना करे तब तक किसी भी सोसाइटी का जो उद्देश्य होगा वो परिसीमित दायित्व का होगा। ठीक है, परिसीमित दायित्व का होगा। ए इसका करेक्ट आंसर है। राज्य सरकार जब घोषणा कर देती है तो वो अपरिसीमित भी हो सकता है दायित्व, लेकिन जब तक नहीं करेगी तब तक क्या होगा? परिसीमित टाइप का होगा। ठीक है, चलिए क्लोज्ड लिएबिलिटी आप बोल सकते हो। आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है, बोर्ड के अध्यक्ष या पदाधिकारियों को पद से हटाया जा सकेगा। बोर्ड के अध्यक्ष उसके पदाधिकारियों को पद से कब हटाया जा सकता है? बोर्ड के सम्मेलन में उपस्थित और मतदान करने वाले निर्वाचित सदस्यों के 2/3 बहुमत से। गलत है। बोर्ड के सम्मेलन में बोर्ड के कुल निर्वाचित सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से। बिल्कुल सही है। तो किसी भी बोर्ड के अध्यक्ष या पदाधिकारी को हटाना है तो बोर्ड के सम्मेलन में बोर्ड के कुल निर्वाचित सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से ऐसा कर सकते हैं। ये 3/4 नहीं लगता, 2/3 लगता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, बोर्ड के पदाधिकारी को उसके पद से हटाया जा सकता है। किसी भी बोर्ड के पदाधिकारी को उसके पद से कब हटा सकते हैं? वह अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन करने में गौर उपेक्षा करता है। बिल्कुल सही। अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करे तो बोर्ड के पद से हटा देंगे। वह सोसाइटी के सोधियों का संदाय करने में लगातार व्यतिक्रम करे, यानी सोसाइटी के से उसने ऋण लिया है और अपने ऋण को ब्याज सहित नहीं लौटा रहा है तो उसको हटा देंगे। ये भी सही है। किसी सक्षम न्यायालय द्वारा उसके प्रतिकूल टिप्पणी की, यानी कोई न्यायालय द्वारा उसके विरुद्ध कोई गलत टिप्पणी की गई हो। बिल्कुल सही है। वह उसके द्वारा धारित पद का दुरुपयोग करता है। ये भी बिल्कुल सही है। यानी इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1 2 3 4, चारों ही मामले में उसको पद से हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, किसी भी सहकारी सोसाइटी के बोर्ड में न्यूनतम कितने सदस्य होना आवश्यक है? तो किसी भी सहकारी सोसाइटी के बोर्ड में न्यूनतम 5 सदस्य होना आवश्यक है और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम 21 सदस्य हो सकते हैं। याद रखना, यहां पर न्यूनतम पूछा यानी मिनिमम, यानी बोर्ड में मिनिमम 5 मेंबर तो होने चाहिए। मैक्सिमम पूछता तो आंसर क्या होता? 21 होता है। यानी किसी भी बोर्ड में 5 से 21 सदस्य हो सकते हैं। क्वेश्चन में न्यूनतम पूछा इसलिए मैंने आंसर क्या लिया? ऑप्शन बी 5। क्लियर है? तो ये थे आपके सहकारिता से संबंधित 25 क्वेश्चन जिसका सॉल्यूशन हमने यहां पर किया है। और जल्द ही आपको कल परसों में मैराथन क्लास की भी घोषणा मिल जाएगी। इसमें भी 27 तारीख को आपके लिए मैराथन क्लास हो सकता है, ऐसा प्लान किए करने की कोशिश की जा रही है कि आपके लिए मैराथन क्लास 27 तारीख को की जाए। और मैं उम्मीद रख रहा हूं कि जितना क्वेश्चन मैंने आपको आज कराया होगा, आपका कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा और आपसे क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा बना होगा, मेरी यही उम्मीद है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आपसे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बना होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फिलहाल के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।